हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे सिंथेसिस और सिंथेसिस में हमने पढ़ लिया था फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, जिसमें पहला टाइप था पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर मतलब जो सिंपल सेंटेंस है वो बनाना सीखा था। पहला पार्ट ये हो गया था। अब दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो है इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। इन्फिनेटिव का प्रयोग करके भी हम सिंपल सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब बात करें इन्फिनेटिव होता क्या है। हमने एक बार पहला जो हमारा वीडियो था, जो इसका पहला पार्ट था, उसमें हमने सारे जो वर्ड थे उनके बारे में बात की थी। उसमें से इन्फिनेटिव भी था। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग कर देंगे तो वो किसका काम करेगा, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फिनेटिव बोलेंगे। पहला ये था, देखो लिखा है इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हमें क्या करना है, सिंपल सेंटेंस को बनाना है। एग्जांपल लिखा है, रोहित रैन फास्ट, ही वांटेड टू कैच द ट्रेन। देखो दो सेंटेंस दिए हुए आएंगे, लेकिन इन दो सेंटेंस में एक जो हमारा होगा वो हमारा क्या देगा, या तो उद्देश्य देगा या फिर फल मिलेगा। मतलब हाँ, कोई काम हो रहा है, उस काम का उद्देश्य क्या था। एक सेंटेंस में क्या बताया जाएगा, उद्देश्य, पर्पस बताया जाएगा। तो हमें वही देखना है। पहले लिखा है रोहित रैन फास्ट, जो रोहित है वो तेज दौड़ा। अब देखो तेज दौड़ने का पर्पस क्या था या उद्देश्य क्या था, ही वांटेड टू कैच ट्रेन, क्योंकि वो क्या करना चाह रहा था, ट्रेन को पकड़ना चाह रहा था। ठीक है, उद्देश्य मिल गया। तो उद्देश्य वाले सेंटेंस में ही हमें क्या करना है, इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। मतलब उसकी जो मेन वर्ब है उससे पहले किसका प्रयोग कर देंगे, टू का। और यहां पर देखो लिखा है वर्ब है हमारे पास कैच, और इससे पहले से ही मतलब हमें इन्फिनेटिव मिला है। देखो ये मेन वर्ब है और ये वर्ब से पहले क्या आया, यहाँ पर टू आया है। तो टू प्लस वर्ब वो क्या होता है, हमारा इन्फिनेटिव होता है। तो इस सेंटेंस में क्या करेंगे, सबसे पहले रोहित रैन फास्ट हो गया यहां तक। क्यों दौड़ा, टू कैच द ट्रेन, ये हमारा सेंटेंस। अब देखो इसमें एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है, सिंपल सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है, गिव मी द नाइफ, भाई मुझे चाकू दो, आई विल कट द एप्पल, मैं क्या करूंगा, एप्पल को काटूंगा। अब देखो चाकू मांग रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, वो क्या करेगा, एप्पल को काटना चाह रहा है। वर्ब क्या है, कट, तो इसको हम क्या कर देंगे, इन्फिनेटिव में चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, गिव मी द नाइफ टू कट द एप्पल। क्या होगा कि जो दो सेंटेंस है, दो में से एक सेंटेंस में हमें क्या मिलेगा, पर्पस मिलेगा, उद्देश्य मिलेगा, किसी काम को करने का उद्देश्य मिलेगा। उसी जो सेंटेंस है उसकी जो मेन वर्ब है उससे पहले क्या कर देना है, टू जोड़ देना है। वो हमारा क्या बन जाएगा, इन्फिनेटिव बन जाएगा। एक सब्जेक्ट हो जाएगा और एक वर्ब हो जाएगी, कि हमारा सेंटेंस है वो हो जाएगा कंप्लीट। ये था इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 3 नंबर पे लिखा है, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके। का प्रयोग करके हमें क्या करना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। अब देखो सबसे पहले नाउन, फ्रेज इन अपोजिशन या फिर नाउन इन अपोजिशन क्या होता है, इसका मतलब होता है साइड बाय साइड। साइड बाय साइड मतलब एक दूसरे के अगल बगल में, नजदीक नजदीक करके। मतलब कुछ सिमिलर वर्ड होंगे जो एक ही लगभग एक अर्थ देंगे, हम उनको क्या कर देंगे, कोमा लगाते जाएंगे और एक एक लिखते जाएंगे। एग्जाम्पल देखो अच्छे से समझ में आएगा। लिखा है, राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा फ्रेंड है। ही इज ए स्टूडेंट। अब ये देखो दो तीन बातें बताएगी, उसी सारी बातें किसके बारे में है, राम के बारे में है। तो इसके बारे में जो भी बात है उसको हम साथ साथ लिखते जाएंगे। लिखा है पहले तो राम, राम हो गया, कोमा लगा देंगे। क्या है, ए बॉय, एक लड़का है। साथ ही क्या है, माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड। ये सारी बातें इसी के बारे में दी गई थी, यहां तक हो जाएगा। अब है, और वो क्या है, इज ए स्टूडेंट। तो हम ये भी ऐसे ही लिख सकते थे, लेकिन अब हमें एक वर्ब भी तो चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इज ए स्टूडेंट। इसे क्या बोलते हैं, फ्रेज इन अपोजिशन या फिर नाउन इन अपोजिशन। अब फ्रेज का मतलब क्या होता है, फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। जो ये फ्रेज है वो क्या होती है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है जो कि मिलकर एक अर्थ देती है, या फिर किसका काम करती है, सब्जेक्ट का काम करती है। मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब बहुत सारे शब्द मिलकर एक सब्जेक्ट का काम करते हैं। देखो राम इज, राम, ए बॉय, माई फ्रेंड, यहां से लेकर यहां तक ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। भाई ये सब्जेक्ट तो है और इसकी वर्ब क्या है,
इज, तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गई, सिंपल सेंटेंस तैयार हो गया। और इसे हम क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक इस जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसी को क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे। और अपोजिशन का मतलब क्या होता है, साइड बाय साइड लिखना, मतलब क्रम से एक, मतलब ऐसे वर्ड जो किसी एक नाउन के लिए आए हैं तो उनको क्या करेंगे हम, एक साथ कोमा लगाते जाएंगे और लिखते जाएंगे, उसी को क्या बोला जाता है, अपोजिशन बोला जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है, कोलंबस वाज ए फेमस सेलर, कि जो कोलंबस है वो एक प्रसिद्ध सेलर है। सेलर होता है नाविक, भाई जो प्रसिद्ध नाविक है। ही वाज एन इटालियन, वो कहाँ का निवासी है, कि कहाँ रहता है, जैसे हम भारत के निवासी है, इंडिया के तो इंडियन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इटालियन, वो इटली का निवासी है। ही डिस्कवर्ड अमेरिका, उसने क्या किया था, अमेरिका की खोज की थी, अमेरिका को डिस्कवर किया था। अब देखो सबसे पहले लिखेंगे, कोलंबस की बात हो रही है तो लिखेंगे कोलंबस। अब कोलंबस कौन है, क्या क्या बताया गया इसके बारे में, तो कोमा, ए फेमस सेलर, ये लिख देंगे, ए फेमस सेलर, एन इटालियन, तो कोमा लगा के क्या लिख देंगे, एन इटालियन। लेकिन देखो एक और हम क्या बोल सकते हैं, ए फेमस सेलर या फिर ए फेमस इटालियन सेलर, ये भी तो बोल सकते हैं। इटालियन को और शॉर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब इटालियन सेलर, ये सही है बिल्कुल, ये गलत नहीं है। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, एन ए फेमस इटालियन सेलर, इटालियन सेलर। अब और क्या बताया गया इसके बारे में, यही तक ठीक है। अब और कोमा लगा देंगे। अब वर्ब चाहिए, तो वर्ब है डिस्कवर्ड, तो क्या कर लिख देंगे, डिस्कवर्ड। डिस्कवर्ड क्या डिस्कवर किया, अमेरिका, तो क्या हो जाएगा, कोलंबस ए फेमस इटालियन सेलर। भाई कोलंबस जो कि क्या है, एक प्रसिद्ध इटली का सेलर नाविक है जिसने डिस्कवर किया अमेरिका को। यहां से लेकर यहां तक फ्रेज इन अपोजिशन हो गया। सारे वर्ड मिलकर क्या काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो हमें एक सब्जेक्ट मिल गया। डिस्कवर हमारे पास वर्ब मिल गई जो कि फाइनाइट वर्ब है। हमारा सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस तैयार हो गया। यही करना होता है फ्रेज और नाउन इन अपोजिशन के अंदर। जो वर्ड एक समान होते हैं उनको एक साथ कोमा लगाते जाएंगे और लिखते जाएंगे, उसे क्या बोला जाएगा, अपोजिशन बोला जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है हमें एडजेक्टिव का प्रयोग करके। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण जो क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उनकी विशेषता बताता है, उसे क्या बोला जाता है, एडजेक्टिव बोला जाता है। देखो इसमें क्या करना है कि दो सेंटेंस दिए हुए आएंगे, एक में क्या है, पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है या नाउन है उसकी कोई ना कोई विशेषता मिल जाएगी। उसी विशेषता को उस पहले सेंटेंस के साथ उस नाउन से पहले ऐड कर देंगे। लिखा है एडजेक्टिव का प्रयोग करके, आई सा ए मैन, कि मैंने एक आदमी देखा, ही वाज ब्लाइंड, और वो आदमी कैसा था, अंधा था। ये जो वर्ड है, ये जो ब्लाइंड है वो कौन था, ये आदमी था, मतलब नाउन के लिए ये आया है, तो इसको हम क्या बना देंगे, एडजेक्टिव बना देंगे। अब एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले लगेगा, तो क्या करेंगे, आई सा, मैंने देखा, ए आदमी देखा, आदमी कैसा था, ब्लाइंड मैन। बहुत इजी है एडजेक्टिव का प्रयोग करके, तो क्या हो जाएगा, आई सा ए ब्लाइंड मैन, भाई मैंने एक आदमी देखा वो अंधा था, या फिर मैंने एक अंधा आदमी देखा, एक ही बात है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा, ए बॉय केम टू मी, कि एक लड़का है वो मेरे पास आया, ही वाज हंग्री, वो कैसा था, भूखा था। तो क्या करेंगे, ए बॉय केम टू मी, एक लड़का मेरे पास आया, ही वाज हंग्री, वह भूखा था। तो एक साथ कैसे बोल सकते हैं इसको हम साधारण, कि एक भूखा लड़का मेरे पास आया, तो क्या बोलेंगे, ये देखो ये हंग्री जो वर्ड है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, बॉय को। तो बॉय से पहले इस हंग्री को लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए हंग्री बॉय, एक भूखा लड़का, कैम टू मी, मेरे पास आया। एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गई, सिंपल सेंटेंस हो गया, यही करना था। नेक्स्ट है पांचवा टाइप, जिसमें लिखा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, अब ये नया वर्ड है, पहले सुना हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, ये एक सब्जेक्ट के लिए आता है। ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट किसको कहा जाता है, एक सब्जेक्ट को, जो कि सेंटेंस के अंदर फ्री रहता है, स्वतंत्र पाया जाता है, मतलब इसका वर्ब के साथ कोई लेना देना नहीं होता, या फिर एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके बाद में वर्ब नहीं होती, उसे क्या कहा जाता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब ये बनाया किसको जाएगा, देखो दो सेंटेंस दिए हुए मिलेंगे या तीन सेंटेंस दिए हुए मिलेंगे, दो से ज्यादा सेंटेंस दिए हुए मिलेंगे, लेकिन उनका जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब तक हमने जो एग्जांपल देखे थे सब में क्या था, जो दोनों सेंटेंसेस थे उनके अंदर क्या जो सब्जेक्ट दिया हुआ था वो सेम था।
यहां पर क्या होगा कि जो दोनों सेंटेंस है उनके सब्जेक्ट भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो जो पहला सब्जेक्ट होगा, जो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में हम क्या कर देंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर देंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद। मतलब क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो देखो सब्जेक्ट है लेकिन इसके बाद में क्या नहीं है हमारे पास, वर्ब नहीं है। यही बात हुई थी कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके बाद में वर्ब नहीं होती, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। उसके बाद में हम क्या करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। दूसरे एक बार फिर से देखो, दो सेंटेंस होंगे, दोनों के सब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट होंगे। देखो लिखा है द सनसेट, सनसेट हुआ, द स्टार्स केम अप इन द स्काई, जो स्टार थे वो क्या हुए, स्काई के अंदर आ गए, मतलब स्टार थे वो चमकना शुरू हो गए, दिखना शुरू हो गए। यहां पर सब्जेक्ट है स्टार और यहां पर है सब्जेक्ट सन, डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो क्या करना है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कैसे करना है कि जो पहला सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट, उसके पहला सब्जेक्ट है SUN, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। पहला सब्जेक्ट होगा उसके तुरंत बाद परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब हैविंग सेट। यहां तक हो गया। दूसरा सेंटेंस पूरा का पूरा ऐसे का ऐसे आ जाएगा, स्टार्स केम अप इन द स्काई। तो क्या करना होता है, दो सब्जेक्ट होंगे, पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा उसके तुरंत बाद परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर देंगे और दूसरा वाक्य ऐसे का ऐसा पूरा का पूरा लिख देंगे। तो उस सब्जेक्ट को जो फ्री पाया जाता है, मतलब उसके बाद में वर्ब नहीं मिलेगी, उसी को क्या कहा जाएगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है स्टॉर्म स्टॉप, तूफान रुका, पीपल केम आउट ऑफ देयर हाउसेज, लोग अपने घरों से बाहर, मतलब जैसे बरसात रुकी लोग घरों से बाहर निकले। तो पहला सब्जेक्ट है द स्टॉर्म हैविंग, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है तो हैविंग स्टॉप्ड, कोमा लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे का ऐसे आ जाएगा, पीपल केम आउट ऑफ देयर हाउसेज। यह होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना। अब है छठवां टाइप। अब दिया हुआ है छठवां प्रकार, लिखा है प्रीपोजिशन विथ नाउन और जिरंड। प्रीपोजिशन का मतलब पता होता है, हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले आती है। अब देखो लिखा है प्रीपोजिशन के साथ में क्या दिया गया है, नाउन होगा या जिरंड होगा। अब जिरंड की बात हम पहले कर चुके कि होता क्या है ये, देखो एक बार फिर से देखेंगे। वर्ब होती है, वर्ब के आगे क्या जोड़ा जाएगा, ING जोड़ा जाएगा। अब ये पार्टिसिपल में भी हुआ था, लेकिन देखो अगर वर्ब के बाद में ING जोड़े और वो किसका काम करे, एडजेक्टिव का काम करे, तब तो वो क्या होगा, पार्टिसिपल। लेकिन वर्ब के आगे ING जोड़े और वो किसका काम करे, नाउन का काम करे, तब वो क्या होगा, जिरंड। तब उसे क्या बोलेंगे, जिरंड बोलेंगे। देखो एग्जांपल लिखा है, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। वॉक वर्ब है, ING जोड़ दिया गया और शुरू में है, देखो इसके आगे क्या लिखा है, वर्ब लिखी है, मतलब ये क्या है, नाउन का काम कर रहा है, मतलब चलना। एक अच्छी एक्सरसाइज होती है तो वो क्या है, वॉकिंग, वर्ब के आगे ING जोड़ देंगे और वो नाउन की तरह बिहेव करेगा, तब उसे क्या बोलेंगे, जिरंड बोलेंगे। अब हमें क्या करना है, प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस बनाना है। अब सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना होगा, पहले सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होगा। अगर ट्रांसलेट कर पाए फिर उसको एक सीधी भाषा में बोल के देखेंगे। लिखा है सी बॉट ए पेन, उसने एक पेन खरीदा। सी गेव 5 रुपीज फॉर इट, और उसके लिए उसने कितने रुपए दिए, 5 रुपए दिए। तो हम कैसे बोल सकते हैं, उसने 5 रुपए देकर एक पेन खरीदा, या उसने 5 रुपए में एक पेन खरीदा। दोनों सेंटेंस को एक साथ बोल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, सी बॉट ए पेन, सी बॉट ए पेन, कितने रुपए में खरीदा, तो 5 रुपीज। उसने 5 रुपए में पेन खरीदा, या उसने 5 रुपए देकर पेन खरीदा। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, इट वॉज हिज बर्थडे, भाई उसके बर्थडे की बात हो रही है। वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, तो हमने उसको क्या किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया। दो सेंटेंस है, एक साथ हम बोल सकते हैं, हमने उसके बर्थडे पर कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो क्या बोलेंगे, वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया। ठीक है, कब किया, ऑन हिज बर्थडे, क्योंकि दिनों के नाम से पहले। ठीक है, किसका प्रयोग होता है, ऑन प्रीपोजिशन का, तो ऑन हिज बर्थडे,
मूल्य बताने के लिए, प्राइस बताने के लिए फॉर का प्रयोग होता है। डेट से पहले किसका प्रयोग होता है, डे, डेट, मंथ, इनसे पहले किसका प्रयोग होता है, ऑन का प्रयोग होता है। तो ये क्या हो जाएगा, वी कांग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज बर्थडे। ये होता है प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। अब इसमें कोई रूल तो होता नहीं है, इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होगा, उसके बाद हम अपनी लैंग्वेज में उस सेंटेंस को बोलेंगे और उसको हम क्या कर देंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। ये हो जाएगा प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। अब ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज, ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट होगा फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, उसके बाद जो थर्ड होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो हम अब देख लेंगे।